हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो कल तक जो है हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया था, है ना। और आज जो है हमको नया टॉपिक पढ़ना था। नया टॉपिक आज से हमको पढ़ना था, दैट वाज वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो चलो क्या होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस वो समझते हैं। ठीक, तो वैन डर वाल फोर्सेस जो होते हैं, यस यस यस, चलो अब बेटा चालू करते हैं ना, पढ़ते हैं पहले वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक। अभी दिख जाएगा, ये थोड़ा सूख रहा है ना, सूखेगा तो मस्त दिखने लग जाएगा। वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस एक वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं, मतलब या वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, आप ये बोलो जो हमने अभी तक फोर्सेस पढ़े हैं उनमें से, है ना। तो वैन डर वाल फोर्सेस आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन वैलेंस force of attraction. They are non-directional. Non-directional force का मतलब बेटा सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ही नॉन डायरेक्शनल फोर्स नहीं होता, सच बोले। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस, अदर एग्जाम्पल ऑफ, दे आर नॉन डायरेक्शनल and non-valence type of forces, and non-valence type of attractive फोर्सेस। ठीक है ना। कल एक बच्चे ने ग्रुप में पूछा था, आपके ग्रुप पे था किसी और ग्रुप पे था, कि मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते हैं तो वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया था कि मॉलिक्यूल्स बॉन्ड जनरली एटम्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाते हैं वो नॉन बैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं। तुम्हारे ग्रुप पे ही था क्या? हाँ, श्रेया ने पूछा था, ठीक है। तो मैंने बोला था नॉन बैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, उसका आंसर भी दिया था। नॉन बैलेंस क्या होता है मैं आपको और आज अच्छे से बताता हूँ। पहली बात तो नॉन डायरेक्शनल। तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस, अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस, देखो बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले, जैसे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल होती है, मेटेलिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, डाइपोल
डाइपोल इंटरेक्शन नॉन डायरेक्शनल होता है, वैन डर वाल फोर्सेस भी नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस ये सब नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस है, ठीक है बेटा। ये सब कैसे फोर्सेस है? सारे नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जिनमें एक निश्चित दिशा से ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात को बेटा? जैसे कि हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब px और px आपस में ओवरलैप करते हैं x एक्सेस के अलोंग, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब वो y और z एक्सेस के अलोंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। px और py यदि हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनता है, किसी भी एक्सेस पे चले आए, उनकी तो जाति अलग है तो उनमें बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो other example of non-directional forces are ionic bond, metallic bond, dipole-dipole interaction and van der Waal forces, ठीक है बेटा। और नॉन वैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? नॉन वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन वैलेंस बॉन्ड का मतलब होता है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शेयर्ड, आर नॉट शेयर्ड और एक्सचेंज, शेयर्ड और एक्सचेंज और एक्सचेंज। एग्जाम्पल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, ठीक है बेटा। कोई इलेक्ट्रॉन लिया दिया नहीं जाता है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वैन डर वाल फोर्स पूरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, इनफैक्ट इनके बीच में अंतर बहुत माइन्यूट सा है, बताऊंगा मैं आपको कैसा है। मतलब वैन डर वाल फोर्सेस को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है। खैर, अब वैन डर वाल फोर्स क्या होता है वो बात करेंगे, पहले आपने उसे डिफाइन किया है। ये एक टाइप का ऐसा फोर्स है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता है। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन डायरेक्शनल नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड। क्लियर? क्लियर है बेटा इतनी बात तुम लोगों को? वैन डर वाल फोर्स नॉन डायरेक्शनल होता है और दूसरी बात, एक तो नॉन डायरेक्शनल है और ऊपर से क्या है? नॉन वैलेंस टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है बेटा। अब कैटेगरी ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस पे चलते हैं अपन, और मैं आपको थोड़ा सा वैन डर वाल फोर्स भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा होता है वैन डर वाल फोर्स, है ना। तो मैं टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स समझाता हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा कैसा होता है। टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, तो 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया है। नंबर 1 लंदन फोर्सेस, नंबर 2 डीबाई फोर्सेस, एंड नंबर 3 कीसम फोर्सेस, KEESOM, कीसम फोर्सेस। सबको डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको, पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद में एक एक को डिटेल में पढ़ाता हूँ। जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही वैन डर वाल फोर्स समझ में आने लग जाएगा कि कैसे ओरिजिनेट होता है वैन डर वाल फोर्स, है ना। समय बचाने के लिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, उसी में समझा दूंगा कि वैन डर वाल फोर्स कैसे ओरिजिनेट होता है, कितने टाइप का होता है वो लिखा है। अब इन सबको मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है बेटा। अब जो मिटा दूं क्या बच्चों? शैल मिटा दो? लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। डन। अब वैन डर वाल फोर्स में पहला कैटेगरी लिख लो लंदन फोर्सेस। पहला टॉपिक डालो लंदन फोर्सेस, या इसी के लिए ब्रैकेट में लिखना लंदन फोर्सेस, लिख लिया आप लोगों ने सबने। पहला कैटेगरी डालो लंदन फोर्सेस, और उसी के लिए ब्रैकेट में लिखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस पहले वर्ड लिखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी ना आपने, किसी पल में, किसी क्षण में, है ना। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस पढ़ा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन फोर्सेस के लिए ब्रैकेट में लिखा आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है।
अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंटरेक्शन, ठीक है बेटा। किसी में क्षणिक डाइपोल था और समझाते इसको कैसे ही है, और इसी को बोलते हैं लंदन फोर्सेस, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्सेस। और इसका एग्जाम्पल है इंटरेक्शन बिटवीन नोबल गैसेस। एक नोबल गैस दूसरी नोबल गैस से जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, है ना। और अट्रैक्शन बिटवीन two dipoles each having net dipole moment equal to 0। यदि एग्जाम्पल देखें तो जैसे हीलियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, हीलियम के बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। नियॉन के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा। तो ये तो नोबल गैस का एग्जाम्पल हो गया, है ना बेटा। जैसे N2N2 इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो N2N2 का इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस वाला, H2 का इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस वाला, कोई भी Cl2 का इंटरेक्शन लंदन फोर्सेस वाला। और ये भी बोल सकते हैं CH4 का इंटरेक्शन, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0। अब जिन लोगों ने नेट डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया अच्छे से उनको याद होगा इसका वेक्टर सम 0 आता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे। सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब आपकी दुनिया के लिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब 120 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, 109 डिग्री 28 मिनट पर, 72 डिग्री पर, 72 डिग्री पर, है ना। इस डिग्री पर यदि 60 डिग्री पर यदि 6 वेक्टर, 72 डिग्री पर 5 वेक्टर, 4 वेक्टर 109 डिग्री 28 मिनट्स पे, 3 वेक्टर एट 120 डिग्री एंड 2 वेक्टर एट 180 डिग्री, और उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। और मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, सेम काइंड ऑफ एटम जुड़े हुए तभी मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, डाइपोल का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ जाएगा। बोलो हो। तो CH4 का नेट डाइपोल मोमेंट भाई 0 होता है। जैसे PCl5 को PCl5 के साथ रख दो तो इसका दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो इनका इंटरेक्शन भी जो होगा वो क्या होगा, लंदन फोर्सेस की कैटेगरी में आएगा। किसी ने CCl4 रख दिया और साथ में यहाँ पर रख दिया मान लो BeCl2, तो टेक्निकली इसका भी डाइपोल मोमेंट इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो ये भी लंदन फोर्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में। अब ये डाइपोल जो ये इंटरेक्शन है, जो वैन डर वाल फोर्स है, अभी तक एग्जाम्पल बता दिए किस टाइप का फोर्स होता है, उसको डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअल सेंस में कैसे विकसित होता है, इसको क्यों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये बात नहीं समझाई, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो किसी बच्चे के दिमाग पे ये सवाल जरूर किसी ना किसी दिन आ जाना चाहिए था कि सर एटम का डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो यदि देखा जाए तो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यूं घूमता है, तो कायदे से कोई बच्चा बोल सकता है इसका नेट डाइपोल मोमेंट सर 0 थोड़ी ना होगा, क्योंकि यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर पर चार्ज न्यूक्लियस है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में दूरी भी है। तो यदि इन दोनों के बीच में दूरी भी है और दो चार्जेस सेपरेटेड भी हैं, तो भाई म्यू बराबर Q इंटू डी होता है। तो यहाँ तो डाइपोल है, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि एक एटम का डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो आप समझ गए होंगे एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है। मैंने समझाया नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे क्यों 0 होता है। क्योंकि
नेट डाइपोल मोमेंट अपन काय से देखते हैं, वेक्टर सम से देखते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि यहीं पे टिका रहेगा या घूम रहा है सर्कुलेशन में, ये सर्कुलेशन मोशन में है या फिर ये इधर ही रुका हुआ है। ऑब्वियसली यू नो दैट ये सर्कुलेशन में, जब सर्कुलेशन में है तो अभी इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ होती है उस तरफ वेक्टर डायरेक्टेड होता है। जब एक पल बाद वो इधर आ जाएगा तो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इधर जब आएगा तो वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा, और जब वो इधर आएगा तो वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा। वो कहीं भी आए, इधर आएगा तो वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा, जब इधर आएगा तो वेक्टर इधर डायरेक्टेड होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि नेट डाइपोल मोमेंट एवरेज टाइम स्केल पे 0 आए। तो किसी का भी डाइपोल हो, किसी का भी डाइपोल हो दुनिया में, वो नेट डाइपोल मोमेंट एवरेज टाइम स्केल पे 0 होता है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे तो डाइपोल हर जगह है, हर चीज में है, क्योंकि एटम में ही एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी है। टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, देयर इज डाइपोल। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इट इज अ डाइपोल। तो किसी भी दुनिया की चीज का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है इंस्टेंस का, लेकिन एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल सदा रहता है, लेकिन एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो अब नोबल गैस में मैंने माना कि ये नोबल गैस का एक एटम है, करेक्ट है बेटा? तो जिस समय इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रही होगी, एक नोबल गैस और इसके सामने बना देते हैं, यदि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में पास पास आ गए तो क्या तुम्हें लग रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा? क्या तुम्हें लग रहा है जब ये पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे? ऑफ कोर्स रिपेल करेंगे। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एज इट इज मेंटेन कर देता हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता हूँ। तो ये रिपेल किया तो ये थोड़ा दूर की ओर चला जाएगा, तो न्यूक्लियस रिलेटिवली थोड़ा पास आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर चला जाएगा। आना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, क्लियर है? और इसमें जो डाइपोल है वो कब है? वो इस पल पर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसको धक्का दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो इसका क्या हुआ? इसका डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजरली उस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा? और यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में बढ़ गया तो अब इसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा। अब इसका नेट, क्योंकि वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग। तो द थिंग इज दैट जब इलेक्ट्रॉन इधर है इधर है तो वेक्टर की डायरेक्शन तो रिवर्स है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से अब इस पर डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो इसका डाइपोल मैंने माना इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और इसने सामने वाले पे डाइपोल क्या किया? इंड्यूस किया। डाइपोल क्या किया? इंड्यूस किया। जब तक ये परमानेंट डाइपोल नहीं रहेगा, यदि इसको हटा लोगे तो वो डाइपोल खत्म हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यदि इसको रिमूव कर दो, इस वाले एटम को यहाँ से हटा दो, तो ये वापस से अपना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर इसका नेट डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाएगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड ऑन दिस। क्लियर थी बात? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, बोलना तो पड़ेगा। इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी डाइपोल दैट इज बीन इंड्यूस्ड ऑन दिस वन। तो अब आपको लग रहा है क्या ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस थोड़ा पास आ गए ना बेटा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया ना, इस फोर्स को बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। क्लियर है बच्चों इतनी बात? क्लियर है बेटा? इंड्यूस शब्द कुछ भी हो सकता है। इंड्यूस शब्द का मतलब ये भी हो सकता है जैसे कि दो दोस्त एक दूसरे के संपर्क में आए तो कोई अपने करेक्टर सामने वाले के अंदर इंड्यूस कर देता है। हम बोलते हैं ना हमारा लड़का तो बहुत सुधरा हुआ था, आपके संपर्क में आके ही बिगड़ गया। ऐसी बातें हम लोग करते हैं ना जनरली। हमारे फैमिलीज में ये आदत होती है कि अपना बच्चा तो एकदम मतलब भोला भाला है, एकदम सीधा साधा है, उसको बिगाड़ने वाला सामने वाला है, तो अपन उसके सामने वाले को हरदम बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में ये बिगड़ गया, पहले तो ये बहुत सीधा था लेकिन जब से ये इसके संपर्क में आया है हमारा बच्चा, उनके उमेश के संपर्क में आया तब से बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया, पहले तो हमारा बच्चा बहुत ही ज्यादा सीधा था। अब इसीलिए माँ बाप चाहते हैं कि उमेश उसकी जिंदगी से चला जाए। यदि उमेश जिंदगी से चला गया तो जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है वो खत्म हो जाएगा और वापस से कल्लू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात?
हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर कल्लू हमने आइडियल बॉडी लिया है, आइडियल बॉडी लिया है। ये भी हो सकता है कि उमेश ने कल्लू को अफेक्ट किया, कल्लू ने भी उमेश को अफेक्ट किया है। तो यहाँ दोनों के दोनों डिस्टॉर्ट हो गए रियल वर्ड में, रियल वर्ड में दोनों के दोनों डिस्टॉर्ट हो गए। लो, लेकिन मैंने एक को आइडियल मान लिया और दूसरे को उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है बेटा, क्या सबको बात क्लियर है? आना बोलना पड़ेगा, सबको समझ में आ गया? तो वैन डर वाल फोर्स कैसे विकसित होता है ये बात सबको क्लियर हो गई। चलो भाई इसको ठोको जल्दी से। अब इसके उपरांत ये आपके दिमाग में समझ विकसित हो गई, किसको लेके? डाइपोल मूवमेंट को लेकर के आपके दिमाग में समझ विकसित हो गई। चलो और आगे बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने सिंपल वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया, ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको सिंपल वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जाम्पल लेके बता दिया। यदि मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो क्या नंबर ऑफ डाइपोल्स किसी एक इंस्टेंस पे बढ़ जाते बेटा? किसी एक इंस्टेंस पे नंबर ऑफ डाइपोल बढ़ जाते थोड़े से। तो यदि नंबर ऑफ डाइपोल बढ़ जाते तो क्या इंटरेक्टिव फोर्सेस भी बढ़ जाते? इसलिए वैन डर वाल फोर्स जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, या जैसे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इनिशियली साइज ऑफ द एटम घटता है, लेकिन ग्रुप में साइज ऑफ द एटम क्या होता है? बढ़ता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वैसे वैसे और ज्यादा ऐसे डाइपोल बढ़ते जाते हैं। कुल मिलाकर के ग्रुप में नीचे जाने पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ गए। तो डाइपोल भी जो है जो लंदन फोर्सेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनका अमाउंट बढ़ता है एज द। अब आप जब इसको देखोगे, क्या नाम है, बुक्स में देखोगे तो अलग अलग तरीके से देगा, बोलेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, एटॉमिक मास बढ़ जाता है तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। मैंने और बेसिक एकदम नीचे आके आपको ये बात समझाई है। आई होप तो सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एज molecular weight increases, as molecular weight increases, van der Waal forces, van der Waal forces increases, increase होते जाते हैं। van der Waal force increases, जैसे जैसे molecular weight बढ़ता है वैसे वैसे van der Waal force भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। van der Waal force increases, जैसे कि I2 जो होता है वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है बेटा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो उसमें वैन डर वाल फोर्स 0 है। जो Br2 होता है इट इज लिक्विड, ओनली नॉन मेटल विच इज अ लिक्विड इज ब्रोमीन। फिर Cl2 और F2 गैस होते हैं, लेकिन Cl2 ज्यादा डेंसर गैस होगी एज कंपेयर टू F2। तो इसके जो वैन डर वाल फोर्सेस हैं उसका ऑर्डर ये हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। कई बार ये भी आश्चर्य होता है लोगों को कि N2 जो होता है, जैसे कोई बोलेगा फास्फोरस, तुम लोगों ने सुना है कभी? फास्फोरस, फास्फोरस सुना है कभी? सुना है? जल्दी से बोल दो हाँ सुना है। फास्फोरस की स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट? रूम टेम्परेचर पर फास्फोरस कैसा होता है? सॉलिड होता है ना। अब कोई ये पूछे कि फास्फोरस जो है वो सॉलिड है, लेकिन क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट तो Cl का एटॉमिक मास तो ज्यादा होता है, तो फास्फोरस सॉलिड होता है और Cl2 जो होता है वो गैस होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका उत्तर कहाँ छुपा हुआ है, आप बात को समझो, ठीक है बेटा। उसका उत्तर यहाँ छुपा हुआ है कि P4 जो होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि फास्फोरस मॉलिक्यूलर फॉर्म में P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेटा सॉलिड होता है, ठीक है ना। जबकि Cl2 जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्लोरीन जो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करती है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका ज्यादा है। बोलो हाउ?
आना बोलना पड़ेगा। कोई बता सकता है सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस फॉर्म में? नहीं, सल्फर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, सल्फर सॉलिड होता है। सल्फर सॉलिड होता है और एक बच्चे ने बताया, नाम में नहीं देख पाया, एसिड के रूप में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में और सॉलिड होता है। क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा सल्फर का और वो सॉलिड होता है, S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है बेटा, आया तुम लोग को बात समझ में? क्लियर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज, यदि कोई पूछ ले ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज, तो फिर 32 into 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ये गैस क्यों है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम। ओके, आ गया सबको समझ में? ठीक है, ओके चलो। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया किसके बारे में, थोड़ा सा आपको बताया लंदन फोर्सेस के बारे में, ठीक है ना, लंदन फोर्सेस के बारे में। अब नेक्स्ट कैटेगरी बताता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी थी डिबाई फोर्सेस। डिबाई फोर्सेस है तो वो भी वन डबल फोर्स, लेकिन वो इंटरेक्शन इस प्रकार का है, दैट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल मतलब इसके पास परमानेंट डाइपोल है। परमानेंट डाइपोल, ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको कि परमानेंट डाइपोल कहाँ पर है। वो जिसका डाइपोल मोमेंट एवरेज टाइम स्केल पे नॉन जीरो हो उसको बोलते हैं परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल इज प्रेजेंट in a molecule, in a molecule having non-zero dipole moment, non-zero dipole moment on average time scale, on time scale, on average time scale लिख लेना ज्यादा सही, एवरेज टाइम स्केल। एग्जाम्पल जैसे HF है बेटा, HF में परमानेंट डाइपोल होगा, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर कैसे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देयर इज परमानेंट डाइपोल इन HF। HCl हुआ, परमानेंट डाइपोल है वहां पे, क्योंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है और ये कैसे भी कैंसिल नहीं हो रहा है। वाटर है, वाटर में परमानेंट डाइपोल होता है क्योंकि उसका वेक्टर लोन पेयर की तरफ डायरेक्टेड होगा और वो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होगा। सो इन सब में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। क्या बात समझ में आई तुम लोगों को? परमानेंट डाइपोल का मतलब क्या होता है? जैसे कि CCl4 है, उसमें बॉन्ड मूवमेंट तो है क्योंकि C और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, लेकिन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से एवरेज टाइम स्केल पे उसका डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है। तो जिसका भी ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट जीरो आता है मतलब उसका एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है? सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स या होमोडाइएटमिक मॉलिक्यूल्स। एक ही जैसे एटम है, एक ही जैसे एटम है और दो एटम है, उनसे मिलके मॉलिक्यूल बना है, तो ऑब्वियसली उसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। तो किनका डाइपोल मूवमेंट परमानेंट होता है, तो उसके लिए जरूरी है ये पता लगा लो किन में डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं। तो किन में नहीं होता है? नोबल गैसेस में नहीं होता है, कोई एटम है उसके अंदर नहीं होगा, और कोई मॉलिक्यूल है जो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं, उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। उनका डाइपोल मूवमेंट एवरेज टाइम स्केल पे जीरो होता है। बॉन्ड मूवमेंट होगा लेकिन एवरेज टाइम स्केल पे डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। करेक्ट है बेटा इतनी बात? ठीक है ना? तो हैविंग परमानेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? पहले से इसके पास डाइपोल नहीं था लेकिन इस पे डाइपोल इंड्यूस किया गया परमानेंट डाइपोल वाले के द्वारा। ठीक है बेटा, हम कह सकते हैं पहले से डाइपोल नहीं था, इट वाज इंड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल। पीडी मतलब परमानेंट डाइपोल, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने पीडी लिखा हुआ है। ठीक है, हैविंग परमानेंट डाइपोल। अब आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? इसका एग्जाम्पल, ये तो परमानेंट डाइपोल का, परमानेंट डाइपोल इज, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ डिबाई फोर्सेस अब लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ
डी बाई फोर्सेस। अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप एक सेलेक्ट करो वो जिसमें परमानेंट डाइपोल है, जैसे आपने HCl सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा वो सेलेक्ट करो जिसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है। तो आपने HCl लिया और HCl के साथ में आपने मान लो बेंजीन रिंग रख दिया, तो बेंजीन का तो परमानेंट डाइपोल 0 होता है बेटा, क्योंकि एवरेज टाइम स्केल पे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसके वेक्टर्स। तो HCl और बेंजीन के बीच जो इंटरेक्शन होगा, HCl और बेंजीन के बीच जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी डी बाई फोर्स। CCl4 और HCl के बीच जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी डी बाई फोर्स। मतलब एक में परमानेंट डाइपोल हो, दूसरे में परमानेंट डाइपोल ना हो। पानी और रेडॉन के बीच जो इंटरेक्शन होगा, पानी और जेनॉन के बीच जो इंटरेक्शन होगा दैट इज अ कैटेगरी ऑफ डी बाई फोर्सेस। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पानी में परमानेंट डाइपोल है और नोबल गैस के अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं है, उस पर डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा। प्लीज डू नोट दैट। इसके बाद आएगा लास्ट कैटेगरी दैट इज कीसम फोर्सेस। और फिर नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, मिटा दो इसको, चले मिटा दो। इसके बाद एक टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, और एक छोटू सा टॉपिक और बचा हुआ है आपका, और वो है बीबी दैट इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी अभी नहीं हुआ है, बैक बॉन्डिंग भी हमको करना है। और कल जो है मैं सोच रहा हूँ आपको कल डाउट बता दूं 2:30 बजे से। कल यदि आप कहेंगे तो आपके लिए डाउट लगा देते हैं कल, क्योंकि जो डाउट हैं बच्चों के वो सब क्लियर कर दूंगा मैं 2:30 बजे से, ठीक है ना? आप डाल देना अपने अपने डाउट ग्रुप पे, है ना बेटा? चलो कल एक्स्ट्रा नहीं, कल डाउट क्लास लगा लेंगे, डाउट क्लास, है ना? आपको जो भी डाउट हो वो डाउट आप सारे के सारे कल डिस्कस कर लेना। आपका टेस्ट है ना, टेस्ट है ना आपका, तो आपको जो भी डाउट आए हो आप तो ग्रुप पे डाल देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर, ठीक है ना? चलो मिटा दूं मैं इसको, लेकिन आपको पता है 2:30 बजे से डाउट है तो आपको 2 बजे से डालना चालू करना है। हो जाएगा बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, चैप्टर खत्म, अभी कम से कम 3 से 4 दिन का चैप्टर बचा हुआ है। आयनिक बॉन्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक बीबी टॉपिक बचा हुआ है, वो है, आपको जल्दी क्यों है? केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा, उसके बाद हम चालू करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो भाई, आजकल तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ा कम सॉल्व कर रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है? हाँ, किसी के भी डाउट पूछ सकते हो आप। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा पीसी का टॉपिक है, बिल्कुल सही है, वो आसान है टॉपिक। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, केमिकल बॉन्डिंग जैसे बड़े चैप्टर के बाद एक छोटा चैप्टर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो आसान है रिलेटिवली, ठीक है? हाँ, नहीं देखो, फिजिक्स 3 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स 3 घंटा, 3 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा बायोलॉजी, या फिर 2.5 घंटा केमिस्ट्री 2.5 घंटा बायोलॉजी। यदि आपने ऐसा किया, किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया, तो आपका दूसरा सब्जेक्ट नाराज हो जाएगा और आपका रैंक नहीं आ पाएगी, समझो इस बात को। तो ये नहीं करना है कि हम फिजिक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं सर इसलिए नहीं पढ़ पाए, या ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी कारण हो, ठीक है बेटा? देखो, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग चैप्टर आते हैं और डिफिकल्ट चैप्टर आते हैं। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट्री के बिल्कुल शुरुआती चैप्टर सब डिफिकल्ट है, चाहे आप पीरियोडिसिटी लो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग लो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर लो, चाहे मोल कंसेप्ट लो, ये सब डिफिकल्ट चैप्टर है, समझ रहे हो बात को? फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स के शुरुआती चैप्टर सदैव आसान होते हैं। फिजिक्स में यदि आप देखो तो फिजिक्स में 1D बहुत आसान टॉपिक होता है, 2D बहुत आसान होता है, रिलेटिव आसान होता है, सर्कुलर भी आसान है, वर्क पावर एनर्जी भी आसान है, NLM भी आसान है, फ्रिक्शन भी आसान है। पहला टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगेगा प्रोजेक्टाइल, बेटा सड़ा हुआ टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोजेक्टाइल में। जो पहला अच्छा टॉपिक आपको लगेगा वो आएगा रोटेशन। रोटेशन पर के आके आपको समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तब तक फिजिक्स एकदम मधुर चलती है, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार चलती है, सब समझ में आता है, समझे आप मेरी बात को? तो यदि आपने मान लो ऐसा कर दिया,
आपने मान लो ऐसा कर दिया कि शुरू में फिजिक्स ज्यादा पढ़ने लगे, ज्यादा, तो आपका केमिस्ट्री वीक होने लग जाएगा। तो जब वीक हो जाएगा, जब तक कंसेप्ट रिवाइज होने की बारी आएगी नए चैप्टर्स पे, तो आप पुराने भूल चुके होंगे, तो आपके कचरे हो जाएंगे, समझे। इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप करो। ऐसा मत समझो कि आप जो है वो जो अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में, आप वो सॉल्व करे जा रहे हो। ऑफकोर्स फिजिक्स अच्छा लगता है सॉल्व करने में। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, यदि तुम्हारा मैथ्स होता ना, तो तुम फिजिक्स नहीं करते, तो तुम मैथ्स करते, क्योंकि मैथ्स इंसान पूरे दिन कर सकता है। मैथ्स में फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो। नहीं रागनी बेटा, अभी वो डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, वो तो बहुत सरल है। काइनेमेटिक्स जिसको तुम बोल रहे हो, उसमें कुछ नहीं, वो बहुत ही ज्यादा सरल है, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। अब सुनो बेटा, जैसे हम पानी और नोबल गैसेस की बात करें, तो नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर जब देखते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन वाटर, तो इसका ऑर्डर क्या होता है समझना। इसका ऑर्डर होता है जिनॉन ग्रेटर देन क्रिप्टॉन, ग्रेटर देन आर्गन, ग्रेटर देन नियॉन, ग्रेटर देन हीलियम। ठीक है बेटा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो जिनॉन होता है ना बेटा, इसका साइज बड़ा होता है बच्चे, और जो पानी होता है उसके इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे डाइपोल इंड्यूस करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ये विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा ज्यादा। सो ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ xenon, electron density is polarized towards HOH। पोलराइज्ड मतलब उसकी तरफ चली जाती है, एंड हेंस अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर। polarized towards HOH and hence more interaction। इसके वनस्पति देखा जाए तो ये मान लो ये नियॉन है और ये HOH है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके कंट्रोल में रहता है, तो ये ज्यादा पोलराइज नहीं होता, तो लेसर इंटरेक्शन। whereas electron cloud of neon, helium is in better control of its nucleus, therefore it does not polarize towards HOH। पोलराइज का मतलब किसी की ओर झुक जाना, किसी की ओर झुक जाना, इस पोलराइजेशन। ठीक है ना। आपने देखा होगा ना बेटा, कुछ लोग जल्दी झुक जाते हैं, किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, किसी की ओर आकर्षित होना, इस पोलराइजेशन। तो ये किसी की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी मम्मी इसको बहुत लपक के कंट्रोल किए हुए है ना, जबकि इसकी मम्मी की दूरी जो है अपने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। इसका बच्चा इंदौर आ चुका है पढ़ने के लिए, इसका बच्चा भी अपने होम प्लेस पे है, तो काफी कंट्रोल में है। तो ये जब बाहर से, जब ये बाहरी ताकतें आएंगी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसकी माँ यहाँ पर बैठी हुई तो उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं उस समय, बच्चा दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा उस समय। क्या तुम मेरी बात से एग्रीड हो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तभी तो बच्चे घर से भागना चाहते हैं कई बार कि हमको जाना है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इज वेरी हाई एट दी होम। कंट्रोल सिस्टम इज वेरी हाई एट दी होम। आप किसी का फोन अटेंड नहीं कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें रहती है। तो बच्चे चाहते हैं कि हमको थोड़ी फ्रीडम मिले, तो वो बोलना चालू कर देते हैं हमारी पढ़ाई घर पे नहीं हो रही है, अब हमको इंदौर जाना है, बहुत तकलीफ है, ऐसा वैसा, वो ऐसी वैसी बातें करना चालू कर देते हैं। आप भी इस बात को समझते हो, मैं भी इस बात को समझता हूँ, दोनों समझदार है। क्लियर थी बात आपको? तो यहाँ कंट्रोल ज्यादा है तो इसलिए इसकी ओर नहीं झुकेगा, यहाँ कंट्रोल कम है इसलिए इसकी ओर ज्यादा झुक जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर इंटरेक्शन
कम होगा। तो जब इंटरेक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी पानी में जिनॉन की ज्यादा हो जाएगी, जितना इंटरेक्शन होगा उतनी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है बेटा, क्या आप इस बात को समझ गए बेटा? ये जिनॉन कहाँ पे है? जिनॉन की मम्मी जो है वो होम टाउन में है, और इलेक्ट्रॉन जो कि तुम हो वो कहाँ पर हो? वो इंदौर में हो। और ये HOH क्या है? ये HOH वो बदमाश लोग हैं जो कि शराफत का चोला ओढ़ करके आपके आसपास आकर के भटकने लग जाते। क्लियर है बेटा आपको? इतने आना समझना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं, भोले भाले बनने लग जाते हैं, चाइल्डिश एक्ट करने लग जाते हैं, फिर हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं। हमको लगता है अरे ये तो कितना सीधा है, ये तो कितनी सीधी है, बाद में जाके पता लगता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? इज इन के बाद इज इन बेटर कंट्रोल ऑफ इट्स न्यूक्लियस, हीलियम इज इन बेटर कंट्रोल ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, चल तो आपको डिबाई फोर्स भी आ गया समझ में, है ना बेटा? अब आता है थर्ड कैटेगरी ऑफ फोर्स जिसे बोलते हैं कीसम फोर्स। कीसम फोर्स का क्या मतलब होता है? कीसम फोर्स का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल। अब आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल खुद लिख सकते हो। लिखो बेटा, कीसम, KEESOM, कीसम फोर्स। जब तक मैं मिटाऊंगा और सुखाऊंगा आप लिखो कीसम फोर्स। कीसम फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल डैश परमानेंट डाइपोल। लिख लो, अब मैं वापस से डिक्टेट नहीं करूंगा इसको। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू परमानेंट डाइपोल। एग्जाम्पल लिखो, पानी पानी के बीच इंटरेक्शन। एग्जाम्पल लिखो, पानी पानी के बीच में इंटरेक्शन। लिखिए बेटा, HF के बीच, HF अमोनिया के बीच, अमोनिया अमोनिया के बीच। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल भी कीसम फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल भी कीसम फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना बच्चों? तो कीसम फोर्स परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल HF, जब कोई HF लिखता है इसका मतलब HF और HF के बीच में, HCl, HBr, HI, है ना, SO2, SO3 नहीं, SO3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, SO2 का नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा? ये हो गया। इसके अलावा H2O, H2S, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर कीसम फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी के फोर्सेस कौन से होंगे जरा बताओ मेरे को, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का फोर्स कौन सा होगा? जल्दी बोलो यार। ऑफ कोर्स कीसम फोर्सेस, क्योंकि वो परमानेंट डाइपोल का इंटरेक्शन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी ऑफ फोर्स कीसम फोर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया तुम्हारे सारे डाइपोल की बातें मैंने खत्म कर दी हैं, जो कि कीसम फोर्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब स्ट्रेंथ का भी आपको ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ, हाँ एक दो एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ, है ना बेटा? जैसे कि मैं बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना आप लोग, आपको अच्छा लगेगा देख करके। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है HF मोर देन HI मोर देन HBr मोर देन HCl। तो HCl जो होता है मोस्ट वॉलेटाइल होता है अमंग्स हाइड्राइड ऑफ 17th ग्रुप। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी भाप बन जाए। क्यों? क्योंकि इन तीनों में तो वैन डर वाल्स फोर्स है बेटा, जो कि मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जबकि HF में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस से ज्यादा मजबूत होता है नॉर्मली, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए ये नंबर 1 आ जाता है। यदि देखा जाए तो पानी H2 होता है, H2O के बाद H2PE आ जाता है, फिर H2SE आ जाता है, फिर H2S आ जाता है। देखा जाए तो इन तीनों में कौन सा होगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब क्यों इनमें वैन डर वाल्स फोर्स है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती बेटा, आपको पता है इनमें वो वाला हाइड्रोजन तो किसी में भी नहीं।
इसमें भी वो वाला हाइड्रोजन नहीं है। क्या फॉर्म से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहीं पे दिख रहा है? क्या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है? क्या ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, कार्बन तो है ही नहीं यहाँ पर। बोलो बेटा, बोलो बच्चों, ये क्या लिखा है? थर्ड मेरे को नहीं आ रहा बेटा समझ में। H2 क्या लिखा है आपने? H2T, H2Se, H2S, इनमें भी नहीं है वो वाला हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें H2LV। ये क्या होता है अथर्व? H2LV बेटा, H2LV क्या होता है? अच्छा वो लास्ट वाला लेबरमोरियम, अरे उसकी प्रॉपर्टीज अभी स्टडी नहीं है बेटा, काहे के लिए बात कर रहे हो? H2PO भी नहीं लिखा मैंने तो यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं वेंडर वाल्स फोर्सेस, इसमें होते हैं सॉरी, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नंबर 1 हो जाता है, आना बोलना पड़ेगा यार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच इज मोस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड इन 17th ग्रुप, दैट इज HCl। इसके अलावा अमोनिया आता है। तो अमोनिया में एक थोड़ा सा वो है, जहां पर कि SbH3 जो होता है उसका, या BiH3 जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट SbH3 से जाता है, फिर अमोनिया होता है, फिर उसके बाद में आता है आर्साइन, और फिर आता है फॉस्फोइन। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण भी ये 3rd नंबर पे आया है। तो मैं लिख दूंगा वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये 3rd नंबर पर आता है। याद रखना पड़ेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने ही पड़ेंगे। आ गया सबको समझ में? ठीक है बेटा। नंबर 1 क्यों? नंबर 1 क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्ड। नंबर 3 क्यों पूछा? स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, बिकॉज ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद हो गया सबको? 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स का ऑर्डर याद हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का। 16th ग्रुप का याद हो गया, और 15th ग्रुप का याद हो गया। सबके याद हो गए ऑर्डर? ठीक है बेटा। एक्सेप्शन कहाँ है? 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप में एक्सेप्शन आया, 15th ग्रुप में एक्सेप्शन आया। BiS3 क्यों? मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने से इनके वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है। यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 बार बोल दिया बेटा आपको, और कितनी बार बोलूंगा जब आपको भरोसा होगा। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्ड ये 3rd नंबर पे आ गया भाई, ऐसा समझ में ना। चलो अब सुनो आगे ध्यान से। ये मैंने आपको ऑर्डर किसके बताए? बीपी के ऑर्डर बताए। और आपने देखा बीपी में कब एक्सेप्शन आया? 15th ग्रुप में एक्सेप्शन आया बीपी में, आना बोलना पड़ेगा। बीपी में एक्सेप्शन कब आया बेटा? 15th ग्रुप में एक्सेप्शन आया, जल्दी बोलो कब आया? 15th ग्रुप में, मतलब अमोनिया 3rd नंबर पे पहुंच गया। अब आता है एमपी, अब आता है एमपी। एमपी में एक एक्सेप्शन है और वो है 17th ग्रुप में। बीपी का एक्सेप्शन है 15th ग्रुप में, और एमपी का एक्सेप्शन है 17th ग्रुप में। चलो उसको भी मैं आपको लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा देख करके। अब एमपी का ऑर्डर लिखता हूं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एमपी यदि मैं लिखूं तो एमपी का ऑर्डर ऐसा हुआ बेटा कि यहां पर 17th ग्रुप में HI मोर देन HF, ये एक्सेप्शन है। मोर देन HBr, मोर देन HCl, किसका ऑर्डर है? एमपी का ऑर्डर है। H2O वाला जो ग्रुप है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही है। वाटर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्ड, और उसके बाद सब कुछ वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण H2T, H2Se, H2S, और नंबर 1 अमोनिया ही आएगा। उसके बाद में एंटमाइन या बिस्मुथाइन आ जाएगा। कई बार बिस्मुथाइन लिखते नहीं है लिटरेचर में, एंटमाइन आ गया। और उसके बाद में बिस्मुथाइन में लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए है ना। SbS3 आ गया, AsS3 आ गया, और लास्ट में आ गया फॉस्फाइन। तो बेटा एमपी में एक्सेप्शन है 17th ग्रुप में, HF 2nd नंबर पे आ गया, और बीपी में एक्सेप्शन है 15th ग्रुप में, अमोनिया 3rd नंबर पे आ गया।
ये याद कराया है मैंने आपको, कुछ समझाया है, कुछ याद कराया है। वाटर पहले क्यों आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और 16वें ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं, 16वें ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 15वें ग्रुप में बीपी में एक्सेप्शन है। 15 वर्ष की आयु में आप समझ लो बीपीएस में एक्सेप्शन, 15 वर्ष की आयु में बीपीएस में एक्सेप्शन, ठीक है बेटा। और 17 वर्ष की आयु में कोई बीपीएस में एक्सेप्शन नहीं है, फिर एमपी में एक्सेप्शन, बीपीएस में, ठीक है। हो याद हो जाएगा, इतने से हो जाना चाहिए, इतने से याद, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। चलो अब एक टॉपिक जो कि शायद आपके मॉड्यूल में तो शायद नहीं दिया है, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं बीबी, दैट इज बैक बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। तो चलो मैं को आपको बैक बॉन्डिंग पढ़ाना ही है, पढ़ाना पड़ेगा ही, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं बीबी बाद में पढ़ा दूं या अभी पढ़ा दूं, और आयनिक बॉन्ड अभी पढ़ा दूं। लेट मी चेक। चलो भाई, तो चलो फिर बीबी पढ़ा देता हूं, जैसा आप कहें। Now let us take on BB, that is back bonding. बैक बॉन्डिंग क्या होती है, और बैक बॉन्डिंग में कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो लेट अस टेक ऑन अ टॉपिक कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हम लोगों को ये टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है शायद बैक बॉन्डिंग पी ब्लॉक में दिया हुआ है, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन पढ़ा देना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि सिर्फ पी ब्लॉक से रिलेटेड नहीं होता है बैक बॉन्डिंग। तो लेट अस डू अ टॉपिक बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। तो यदि बोले दिस इज फिनोमेना ऑफ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर फ्रॉम अ filled shell of atom to a unfilled shell of adjacent atom. It is a phenomenon which involves transfer of electrons from a atom having filled shell to a adjacent atom having vacant orbital, having vacant orbital. अब डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा एग्जाम्पल समझो, अपने आप डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे BF3 है बेटा, BF3 में देखा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दी से बोलो। लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पी ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो पी ऑर्बिटल खाली होगा, याद करो बेटा। बोरॉन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 2 पी चले गए, 2 पी चले गए और एस चला गया, एक पी तो खाली पड़ा हुआ है बोरॉन में। याद है तुमको बोरॉन? बोरॉन को यदि तुम देखो तो बोरॉन कैसा होता है, 1s2 2s2 2p1। लेकिन चूंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसमें एक एक्साइटेशन हुआ होगा, 1 2 3, तब भी ये पी ऑर्बिटल खाली है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना है, लेकिन पी ऑर्बिटल तो खाली पड़ा हुआ ये। तो ये फुलफिल्ड है बेटा, इसकी फुलफिल्ड शेल है और इसका पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां से यहां ट्रांसफर हो तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट किया जा सकता है बेटा। और ऑक्टेट का कंप्लीशन मतलब स्टेबिलिटी को इंड्यूस करना, ऑक्टेट का कंप्लीशन करना मतलब स्टेबिलिटी को इंड्यूस करना, ठीक है इतनी बात। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। लेकिन ऐसा जब आप करोगे तो ऐसा करते ही फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये गुड न्यूज नहीं है। तो ये देगा इलेक्ट्रॉन लेकिन तुरंत वापस भी खींच लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन देगा और तुरंत वापस भी खींच लेगा, लेकिन देयर इज अ काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी या पुअर बैक बॉन्डिंग होगी वो
थोड़ा सा डिपेंड करता है। जैसे फ्लोरीन डबल बॉन्ड इन जनरल नहीं बनाता है, तो कोई बहुत बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग एज सच नहीं होगी, लेकिन देयर विल बी अ कांसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोग को? इसकी तुलना में आप ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता CF3, नहीं CF3 नहीं, कोई और एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वहां भी फ्लोरीन के साथ फिर बैक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और मैं फ्लोरीन को अवॉइड कर रहा हूँ, कोई और एटम लेते हैं ऐसा, ठीक है? ये समझ में आ गया सब लोग को बेटा? जल्दी बोलो, ये आ गया? अच्छा, अब इसी के साथ मिलाकर के एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर Cl कर देता हूँ, इधर पर Cl कर देता हूँ, यहाँ भी बेटा इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इधर वेकेंट ऑर्बिटल है। बैक बॉन्डिंग की शर्त क्या हुई? शर्त ये हुई कि देने वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो और लेने के वाले के पास में ऑर्बिटल खाली हो। कमी हो ये नहीं है, ऑर्बिटल खाली हो। कमी नहीं भी होगी, ऑक्टेट कंप्लीट भी होगा, लेकिन ऑर्बिटल खाली है तो बैक बॉन्डिंग होने के चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, एक ही बार में सुनो यार, टाइम नहीं है इतना। ये क्या है? बैक बॉन्डिंग की शर्त क्या है? वो लिखा है, इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम हैविंग फिल्ड शेल, एक एटम जिसका फिल्ड शेल है जो कि फ्लोरीन है, टू अ एटम हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। मैंने ये नहीं बोला हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मैंने बोला वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब वो हो सकता है उसके बाद डी ऑर्बिटल खाली हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन डी ऑर्बिटल खाली हो, तो भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर है? क्या बोला मैं आपसे? दो शर्तें, देने वाला जो है, बैक बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच होती है जो कि आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है? बैक बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच होती है जो कि आपस में जुड़े होते हैं। एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट होती है, और सामने वाले एटम के पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ओ सॉरी 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 सॉरी, नॉट दो इलेक्ट्रॉन की कमी, सामने वाले के पास कम से कम एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है। कमी अमी नहीं है, ऑर्बिटल खाली होता है, ऑर्बिटल वेकेंट होता है। करेक्ट है, दो शर्तें। अब प्लीज थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में इस चीज को घुमाओ जल्दी जल्दी, घुमाओ जल्दी जल्दी। क्या होती है बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग कब होती है? बैक बॉन्डिंग कब होती है? जबकि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, दो एटम आपस में जुड़े हो, एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो, और जो बगल वाला एटम है उसके पास कम से कम एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, उसके पास कम से कम एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो बीबी होगी, तो बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे ये एग्जांपल है, अब ये एग्जांपल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है Cl का, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ बीबी होगी। BBr3 की बात करें तो इधर भी बीबी होगी, क्योंकि इधर भी ये तो पूरा भरा हुआ है। Bi3 की बात करें तो यहाँ भी बीबी होगी। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर जो जंप है वो 2p से 2p में हुआ है, यहाँ पर जंप 3p से 2p में हुआ है, यहाँ पर जंप 4p से 2p में हुआ है, और यहाँ पर 5p से 2p में हुआ है। बता सकते हो कौन सी बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी? पहली वाली। सो ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग ये हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा? चलो इसको जल्दी से लिख लो। यहाँ एक सेंटेंस में और लिख सकता हूँ, वैसे जगह है खाली, एक सेंटेंस और लिख सकता हूँ मैं आपको। सिंस BB इज मैक्सिमम in BF3 in below examples, therefore boron of BF3 is least electron deficient, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन से ज्यादा आ रही है रिलेटिव, तो इट इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, therefore it is weakest Lewis acid among 4। और स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन सा होगा? Bi3। क्या तुम लोग इस बात को समझे? लुईस एसिड एक बार मैंने तुम लोगों को बताया था, याद है तुम लोगों को? लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अच्छा अभी इसको लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, इसको फटाफट लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ, जल्दी से लिख लो।
हो गया बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट वीक से बॉन्डिंग पे मेहनत करना चालू करना है। रोज एक एक टॉपिक करके, रोज एक एक टॉपिक करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिटाऊं इसको बेटा मैं, है ना? चलो बेटा इसके आगे देख, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इससे आप समझ जाओगे बात को कि लुईस एसिड क्या होता है और कुछ और बात भी समझ जाओगे। देखो, जैसे मान लो मेरे पास BF3 है, करेक्ट है बेटा? अब यहाँ बीबी तो है लेकिन बहुत अच्छी बीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगता है यहाँ पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है इन जनरल बॉन्डिंग में, ठीक है बेटा? तो ये बहुत अच्छी बीबी तो नहीं है ना? पर BF3, BCl3, BBr3, BI3 में सबसे अच्छी बीबी है, ठीक है बेटा? BBr3, PCl3, BI3 और BF3 में सबसे अच्छी बीबी BF3 में। क्लियर? अच्छा, मान लो कहीं से घूमता घूमता अमोनिया आया, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये ऐसा एग्जाम्पल है बेटा कि उसके पास बीवी तो है लेकिन साल 2 साल में एक बार मिलने के लिए आती है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहेगा बेटा, तब तक कह रहा है। डोंट पर्सनलाइज, मेरे पे मत जाना, मैं फिर बता रहा हूँ। समझ गया आप मेरी बात को? बीवी तो है लेकिन अच्छी बीवी नहीं है, फॉरेन में रहती है, 1-2 साल में एक बार मिलने के लिए आती है, तब तक कह रहा है लोन पेयर है। तो किस तरफ आएगा? तो लोन पेयर क्या इसकी तरफ लपक सकता है? लोन पेयर क्या इसकी तरफ लपक सकता है? बिल्कुल लपक सकता है, 101%। और ये क्या इस लोन पेयर को अपनी ओर बुलाएगा? क्या ये इस लोन पेयर को अपनी ओर बुलाएगा? बिल्कुल कहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, बीवी तो 2 साल पहले आई थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आ जाओ बेहतरीन लहराते हुए, ये आ गया। तो जैसे ही ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये अमोनिया यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, माफ करना सुनना, ये इधर बॉन्ड बना लिया। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब बीबी नहीं आएगी, क्यों? अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो यार, अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो अब बीबी नहीं आएगी। तो बीबी को बोल देगा ना कायरा आ गई, अब बीबी क्यों आएगी? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इट इज एक्टिंग लाइक लुईस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है, ये लुईस भैंस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या है? ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब मान लो इसकी जगह एग्जाम्पल आपके पास होता BI3, मान लो आपके पास एग्जाम्पल होता BI3, तो BI3 में तो इसकी बीवी तो 5 साल में एक बार आती है, तो ये तो ज्यादा बह रहेगा। बोलो, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, मोर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड सिंस BB was लेस, तो ज्यादा बहरा किसकी तरफ आएगा? आना बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसका इनिशियली हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 था बेटा, मैंने पहले पढ़ाया है आपको ये वाला एग्जांपल, मुझे याद आ रहा है, मैंने ये वाला एग्जांपल तुम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा दिया था बेटा, याद आया ना? sp2 था, sp3 था, बाद में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया था और टेट्राहेड्रल शेप हो गया था डिस्टॉर्टेड। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहा था लेकिन इसका शेप पिरामिडल से टेट्राहेड्रल हो गया। जिसने पढ़ाई करी है उसको याद होगा, जिसने नहीं करी उसको याद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझो,
तो यहाँ पर बीबी कम थी, इसलिए ये मोर स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होगा इसकी तुलना में। अब आप बोलोगे सर ये हैं तो दोनों अमोनिया ही, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? बेटा रिलेटिव है ना बच्चे, ठीक है ना बेटा। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वो मीडियम डिसाइड करता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है आपसे। मैंने आपसे क्या बोला, ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो किसी बच्चे को ये लग सकता है ना सर दोनों अमोनिया ही है तो ये स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया? तो मीडियम डिफाइन करता है कि आप स्ट्रॉन्गर हो कि आप वीकर हो, और मीडियम ये भी डिफाइन करता है कि एक्चुअली आप बेस हो कि नहीं हो सकता है आप एसिड हो और आपको आगे कोई प्रोटॉन दे जाए तो उस समय आप बेस की तरह एक्ट करोगे, क्योंकि आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसलिए मेरा मानना ये है कि जब मीडियम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ना हो तो उस मीडियम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मीडियम क्या करता है, वो मीडियम आपको कभी फ्लरिश नहीं होने देता, वो कभी आगे नहीं बढ़ने देता। उस मीडियम में सदैव आपको ये लगता रहेगा, हाँ आपको सदैव लगता रहेगा यार कि कोई ना कोई दिक्कत है मुझमें, जबकि आप में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस मीडियम में। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बात सोचो, इधर आपके पास BF3 है और यहाँ पर मान लो मैं NCH3 NCH3 लेके आया। अच्छा, अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है इनफैक्ट, है ना, इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आप मेरी बात को सुनो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट होता है इनका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन अब आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी नाइट्रोजन पे लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ेगी, उस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये इससे आकर के और ज्यादा इंटरेक्ट कर जाएगा। जब इससे इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर और अच्छी और ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बनेगा, तो बीबी और कम हो जाएगी। बेटा सब कुछ रिलेटिव होता है, ऐसा नहीं होता है ये आ गया मतलब बीबी है ही नहीं। इसका मतलब ये बीबी अब बहुत 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 कम हो गई, इसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कम हो गई। तो यदि देखा जाए तो वैसे मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, जो कि ज्यादा समझने वाला तरीका है और अच्छा तरीका है। वो मुझे ज्यादा सुंदर लगता है एज कम्पेयर टू बीबी का कंसेप्ट, क्योंकि काफी इलॉजिकल लगता है ये कि कम हो रही होगी ज्यादा हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा बेहतर समझ में आता है ऐसे। इसका साइज बड़ा है आना बोलना पड़ेगा, इस ग्रुप का साइज बड़ा है आना बोलना पड़ेगा, इस ग्रुप का साइज बड़ा है। जब ये बड़े ग्रुप का साइज आके यहाँ अटैच होता है तो क्या सबको थोड़ा थोड़ा दूर होना पड़ेगा? जब बड़े ग्रुप आके अटैच होगा, यार तुम एक ही चीज को खेल के 3 लोग खड़े हुए थे, तब तक एक हाथी भी आ गया, उसने बोला मैं भी देखूंगा, तो तुम सबको खिसकना पड़ेगा ना उस चीज को देखने के लिए। तो जो बॉन्ड लेंथ इधर जो आएगी BF3 बॉन्ड लेंथ, इधर जो BF3 बॉन्ड लेंथ आएगी वो थोड़ी छोटी आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा धक्के के कारण इनको दूर जाना पड़ेगा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ BF in given examples, compare BF bond length in BF3 BF3 ammonia and BF3 trimethylamine जल्दी से बता दो बेटा, इनकी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी है। कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है? BF। सुनना मेरी बात को ध्यान से। इस केस में जब अमोनिया नहीं था, तब बैक बॉन्डिंग थी खूब सारी, बैक बॉन्डिंग थी तो BF बॉन्ड लेंथ गिरेगी क्योंकि कंपेरेटिवली डबल बॉन्ड बनेगा। बोलो समझ में आया? जब बैक बॉन्डिंग थी तो डबल बॉन्ड बनता तो बॉन्ड लेंथ कम होती, आना बोलना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती। जब बैक बॉन्डिंग बंद हो गई तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, जब बैक बॉन्डिंग बंद हो गई तो BF बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ थर्ड केस में आएगी, फिर 2 में आएगी और फिर 1 में आएगी। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? ज्यादा ज्यादा अच्छा रीजन जो है वो दिखता है। इन दोनों में बीबी नहीं है, इसमें बीबी है, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने का थोड़ा और दूर जाना पड़ा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज के कारण, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज के कारण जो हिंड्रेंस होती है उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। आना बोल दो यार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले एग्जाम्पल में बीबी थी तो बीबी होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड है,
पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण बॉन्ड लेंथ गिर जाएगी। इन दोनों में बीबी नहीं थी, लेकिन थर्ड वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी तो दूर हो गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ठीक, ओके, चलो मैं आपको ये एग्जांपल समझा पाया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं, एक से एक बातें करते हैं। ठीक है बेटा, छोटा छोटा टॉपिक होती बीबी का। हाँ, दिस वाज देयर। तो बैक बॉन्डिंग सबको क्लियर है बेटा? बैक बॉन्डिंग क्या होती है सबको बात समझ में आ गई? बैक बॉन्डिंग क्या होती है सबको क्लियर है? आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर है? अब बैक बॉन्डिंग का यदि एडवांस फॉर्म आपको पढ़ना है तो आप, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा उसमें एडवांस फॉर्म पे बैक बॉन्डिंग के, मतलब थोड़ा और डिटेल में लपक के हाई तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे करके, जिसको पढ़ना होगा आ जाना, जिसको नहीं पढ़ना होगा मत आना। मंडे के बाद में मैं आपको एडवांस फॉर्म ऑफ केमिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ मंडे के बाद में, क्योंकि आपका संडे को टेस्ट हो जाएगा। संडे को टेस्ट होने के बाद एडवांस फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना आ जाओ, जिसको नहीं पढ़ना मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीट लेवल का मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, नीट लेवल का नहीं, नीट लेवल से ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है ना? चलो, एक एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग में और देना बनता है, क्योंकि और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे कुछ एग्जाम्पल्स, पर एक दो एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग के और मैं आपको दे देता हूँ इधर। एक एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग का, इधर आप और ध्यान से सुनना, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। वो है जैसे NCH3 हुआ, ये भी CH3 हुआ और ये भी CH3 हुआ, इधर है लोन पेयर, करेक्ट है? फिर एक आया NSiH3, SiH3, SiH3, और एक फिर आया P, SiH3, SiH3 और SiH3, करेक्ट है? अब क्या होता है बेटा कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो नो बीबी, इसके पास बीबी नहीं होगी। ठीक है बेटा, बीबी के एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको बहुत सारा पढ़ाने वाला हूँ बीबी पर, है ना? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसमें बीबी होगी, बीबी प्रेजेंट, क्लियर है बेटा? उसमें बीबी एब्सेंट। इसके इसमें बेटा जब बीबी होती है तो एक शर्त और होती है बेटा, आउट ऑफ द टू एटम विच आर पार्टिसिपेटिंग इन बैक बॉन्डिंग एटलीस्ट वन शुड बिलोंग टू सेकंड पीरियड। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर नो बीबी। देखो इसके पास था लोन पेयर और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, स्टिल बीबी नहीं, नो बीबी सिंस और बीबी टू अकर आउट ऑफ टू एटम्स participating in BB, one should belong to second period. One should belong मतलब at least one should, दोनों भी हो तो चल जाएगा, at least one should belong to second period। तो जैसे ही आपने देखा दो लोग जिनके पीरियड सेकंड नहीं है, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, थर्ड फोर्थ है, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना बीबी नहीं होगी। लास्ट वाला एग्जांपल है P SiS3 SiS3 SiS3, दिख नहीं रहा बेटा? अब दिख गया बच्चे? P SiS3 SiS3 SiS3, ट्राइसिलेन फॉस्फाइन बोलते हैं इसको, ये सिलेन है SiS3, तो इसको बोलते हैं ट्राइसिलेन फॉस्फाइन। नो बीबी since for BB to occur out of two atoms participating in BB at least one should belong to second period, कम से कम एक को सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ पर एक भी सेकंड पीरियड का नहीं है,
यदि आपको दिख रहा हो तो यहाँ दोनों ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी थर्ड पीरियड का है, तो यदि दोनों थर्ड पीरियड के हैं तो नो बीबी, हाँ ना बोलना पड़ेगा, दोनों थर्ड पीरियड के तो नो बीबी। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोन पेयर इधर चला गया, लोन पेयर moves, therefore do not take part in hybridization. Therefore hybridization of NSIS3 whole thrice is sp2 स्टार मार्क। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि ये लोन पेयर कहीं नहीं गया, यहाँ भी ये लोन पेयर इधर से इधर नहीं आया, तो sp3 ही होगा हाइब्रिडाइजेशन। आना बोलना पड़ेगा। सब लोग को आ गई बात समझ में? चलिए अली बोल दो, आना बोल दो। सब लोग को बात क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ओके ओके ठीक है। चलो, तो इतना ज्ञान आप लोग प्राप्त कर चुके हो बीबी को लेकर के। बहुत सारा बीबी और पढ़ाया जा सकता है, मैंने अभी आपको डेलिबरेटली नहीं पढ़ाया है, धीरे धीरे मैं आपको और भी ज्यादा बीबी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना बेटा? आई होप सो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं अब इसको मिटा दूं और सामने से हट जाता हूँ। ठीक है, चलो मैं सामने से हट जाता हूँ, आप जैसा कहें। लो भाई, ओके। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का चालू करते हैं, एंड दैट टॉपिक इज, 3 मिनट बचा है तो मैं कम से कम टॉपिक तो डाल लूं बेटा। उस टॉपिक का नाम है आयोनिक बॉन्ड। उस टॉपिक का नाम है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी उस टॉपिक को खत्म करें। और आपको थोड़ा सा आइडिया है आयनिक बॉन्ड को लेकर के कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है ना? इसके बाद इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए मैं आपके साथ मेहनत जरूर करूंगा। मैं आपको वन शॉट बना के दूंगा जो कि लगभग 4 घंटे का होगा, लेकिन पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी नहीं पढ़ाया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा दिया यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा तो दिया, हाँ वही तो, कब का पढ़ा दिया। फिर आयनिक बॉन्ड आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अब थोड़ी सी, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की। फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं मेहनत करूंगा और ज्यादा। तो अब एक एक टॉपिक रोज रोज करते चलोगे, मंडे के बाद एक एक टॉपिक रोज रोज केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक, तो हाँ बेटा, चैप्टर बहुत मजेदार है केमिकल बॉन्डिंग और बहुत काम का है। आप समझो, जितना भी कष्ट हुआ हो, लेकिन ये कष्ट आपके लिए बहुत फलदायक होगा आगे चलकर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। थोड़ा सा कम से कम श्री गणेश कर लें। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड, इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड involving two atoms in which it is a bond involving two atoms in which one atom donate electron and other atom accepts electron completely। ठीक है बेटा, जैसे कि सोडियम हुआ और क्लोरीन हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। सोडियम इट इज डोनर, इट इज एक्सेप्टर। डोनर ऐसा होना चाहिए जिसका साइज बड़ा हो,
साइज बड़ा हो, आईपी कम हो। एक्सेप्टर ऐसा होना चाहिए जिसका साइज छोटा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। आया बेटा? आया बच्चों? आयनिक बॉन्ड तो सबने सुना है ना कभी ना कभी। आई सपोज दैट टाइम हो गया है, तो आज के लिए यहाँ पे विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल यदि क्लास है, कल कौन सा दिन है मुझे याद नहीं है, लेकिन यदि कल क्लास है, कल है शायद क्लास, है ना? कल मैं आपको डाउट भी बताऊंगा, ठीक है ना? चलो बाय बेटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों।